हेलो एवरीवन। पहले पार्ट के बाद ये उसका कंटिन्यूएशन है यानी पार्ट 2। अब हम मेन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे यानी मेल गैमेटोफाइट को जो रूपित करेगा यानी जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है यानी एंथर लॉब में इतनी जो अपन ने पढ़ाई, इतनी सारी लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करती है, टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंडोथीशियम डिस्पर्शन में हेल्प करती है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी ये किसके लिए हो रही है? ये हो रही है बेसिकली पॉलन ग्रेन के लिए। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ये पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स है। तो पॉलन ग्रेन ही वो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट का रोल प्ले करने वाली है। तो पॉलन ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट क्या, मेन स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आगे रिप्रोडक्शन कैरी करेगा। तो पहले सिंपली पॉलन ग्रेन की बेसिक ओवरव्यू यानी इसकी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाहर ऐसे ऑर्नामेंटेड यानी डिज़ाइन वाली लेयर है और अंदर एक नॉर्मल सर्कुलर लेयर है। तो ये जो बाहर की जो ऑर्नामेंटेड डिज़ाइन वाली लेयर है इस लेयर को हम कहते हैं एक्साइन। क्या है ये ऑर्नामेंटेड लेयर? एक्साइन। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। और इसके ठीक अंदर ये जो लेयर है इसे कहते हैं इंटाइन। ये होती है अंतःचोल। तो ये ऑर्नामेंटेशन का मोटिव क्या है? ऑर्नामेंटेशन से क्या होता है, ये आउटर लेयर की बात कर रही हूँ मैं। ऑर्नामेंटेशन का मोटिव क्या है? ये ऑर्नामेंटेशन काम किस लिए आता है? ऑर्नामेंटेशन इसलिए ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। प्रोटेक्टेड कैसे? अब डिज़ाइन होने से कोई चीज़ कैसे प्रोटेक्ट हो सकती है? ऐसे प्रोटेक्ट हो सकती है क्योंकि इसकी लेयर क्या है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ होगी तो ये इजीली डिस्पोजेबल होगी। इजीली डिस्पोजेबल पर्टिकुलरली यहाँ पे मेरा मतलब क्या है कि इजीली इधर उधर निकल सकती है, यानी इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक होने में हेल्प नहीं करेगा इसको बाहर का लेयर स्मूथ होना। इसलिए बाहर का लेयर थोड़ा रफ होता है जिसको हिंदी में हम खुरदरा कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ऑर्नामेंटेशन होने का। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक पॉइंट जो इस बार की बुक में भी नोट नहीं है और आपको होना चाहिए, और ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये ऑर्नामेंटेशन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। स्पीशीज स्पेसिफिक क्या कह रही हूँ मैं? स्पीशीज स्पेसिफिक। इस स्पीशीज स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि यानी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप का ऑर्नामेंटेशन होगा। इस ऑर्नामेंटेशन की वजह से हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके पॉलन ग्रेन से। ये पॉइंट बुक में नोट नहीं है, मैंने जब स्टडी किया था तब मेरी बुक में था तो मुझे याद है ये पॉइंट, इसलिए मैं आपको भी ये पॉइंट कन्वे कर रही हूँ। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये पॉइंट आता है, एनसीईआरटी में भी है आई गेस। तो ये कैसे होता है? एक्साइन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। ये ऑर्नामेंटेशन किस में हेल्प करता है? स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में। तो अगली बार कोई आपको कहे कि आप पॉलन ग्रेन देख के किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आपका आंसर होना चाहिए येस यू कैन, राइट। तो हमने बात की अब एक्साइन की। अब एक्साइन में एक चीज़ और होती है, एक्साइन कुछ जगह से खाली होती है क्योंकि ये बाहर है, इतनी हार्ड है, तो फिर पॉलन ग्रेन ग्रो कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पर ये जो स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, खाली स्पेसेस, ये स्पेसेस कहलाते हैं जर्म पोर, ठीक है। अब वापस से एक्साइन पर आते हैं। एक्साइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है आउटर मेम्ब्रेन। एक्साइन ऑर्नामेंटेशन होता है किससे बना हुआ होता है? स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस से। क्या है? स्पोरोपोलिन। ये स्पेसिफिक होता है यहाँ के लिए। स्पोरोपोलिन कैसा होता है? हार्ड टू डिजॉल्व, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशंस। स्पोरोपोलिन खुद में ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो ये बहुत हार्श फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस को बेयर अप कर सकता है, यानी सहन कर सकता है, यानी ये बहुत इजीली या बिल्कुल भी इजीली डिजॉल्व नहीं होगा। अगर ये हटेगा नहीं तो पॉलन ग्रेन के अंदर यानी यहाँ पे अंदर जो अपना इम्पॉर्टेंट, जो मेन इम्पॉर्टेंट मालपानी है अपना, और भी से न्यूक्लियस है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हार्ड होना चाहिए क्योंकि एक मेल गैमेटोफाइट है, सिंगल न्यूक्लियस है, उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का बेसिकली काम कौन करता है? स्पोरोपोलिन करता है। ये होता कहाँ है? एक्साइन में, जिसको बाह्य चोल कहते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलिन खुद कैसा सब्सटेंस है? हार्ड मैटर है जो इजीली डिजॉल्वेबल नहीं है कैसे भी हार्श एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये था अपना एक्साइन। एक्साइन के बाद क्या होता है? अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है इंटाइन। अंदर है इसलिए इंटाइन। इंटाइन कैसी होती है? स्मूथ होती है, थिन होती है,
ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इंटाइन थिन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई लेयर होती है। क्या? सेलुलोज और पेक्टिन। ये जो इनका कॉम्पोजिशन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल है, और कॉम्पोजिशन से ही हम उस लेयर की नेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? सेलुलोज और पेक्टिन, किसमें? इंटाइन में। इंटाइन के बाद यहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। जर्म पोर से क्या होता है, देखिए इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इस वाली स्टेज पे बाद में आएंगे, पहले ये इंटाइन का मोटिव समझते हैं। से इस जगह पर जर्म पोर प्रेजेंट था, इस पॉलन ग्रेन को फेवरेबल कंडीशन मिली, यानी ये अच्छे से स्टिग्मा पर स्टिक है और स्टिग्मा से इसको सिग्नल्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए अब ये अपना पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। तो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब क्या होती है? पॉलन ग्रेन से निकलने वाली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, बेसिकली वही पॉलन ट्यूब है। तो पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगी? इस इंटाइन वाली लेयर में एक्सटेंशन यानी आउटवर्ड ग्रोथ क्रिएट होगा। क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आउटवर्ड ग्रोथ, या बेसिकली सिर्फ हम इसको आउटग्रोथ कह सकते हैं। आउटग्रोथ की तरह ये स्टार्ट होती है, ये जब आगे की तरफ मूव करने लगते हैं तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, ग्रोथ हो रहा है, एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस है, इसके पास जो फूड मटेरियल होना चाहिए इतना ग्रोथ करने के लिए वो भी पॉलन ग्रेन के अंदर स्टोर होता है। तो आप इस तरह से इसके ऑर्गन्स इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको ऑर्गन्स मेंशन नहीं करके रखे, इसलिए नहीं मेंशन किया ताकि आप खुद एक्टिविटीज़ के थ्रू आप वो गेन कर सको, खुद रिकॉल कर सको कि हाँ लास्ट ईयर एनर्जी पढ़ा था मैंने। एनर्जी के लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड स्टोरेज कौन करता है प्लांट्स में? वैक्यूल करता है, तो यहाँ पर वैक्यूल होगा। तो ये सारा आपको सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, और ना ही इसमें इतना डिटेल मेंशन किया जाता है। ये आपको याद रहने वाली चीज़ें होनी चाहिए, आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये नहीं है, पर ये ग्रोथ हो रहा है, यानी यहाँ पर ग्रोथ डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? फूड स्टोर करने वाली फैट बॉडी हो सकती है, वैक्यूल होता है, एनर्जी चाहिए भाई काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इतना सारा काम आ रहा है तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है तो राइबोसोम होगा पास में, ईआर होगा न्यूक्लियस से अटैच, लो अमाउंट में पर होगा, क्योंकि ये सब रिक्वायरमेंट है यहाँ की। ठीक है, तो वापस इस पर आते हैं। इंटाइन में क्या होता है? आउट ग्रोथ, यानी बाहर की तरफ ग्रोथ। जैसे अपन बेसिकली करते हैं, कोई बलून है, आप उसमें पंच अप करोगे तो वो ग्रोथ कैसे? इनवर्ड होगी, है ना। जैसे कोई बलून था, आपने उसको पंच किया तो वो बलून की जो लेयर है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है ना, उस मूवमेंट को हम इनवर्ड कहते हैं। ऐसे ही जब आप अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हो, जैसे आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, धक्के वाले मूवमेंट में क्या हो रहा है? आप अंदर से प्रेशर लगा रहे हो तब जाके वो लेयर बाहर सरक रही है, उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आउटग्रोथ होना। तो ये क्या हो रहा है? आउटग्रोथ। अब ये आउटग्रोथ होता है तो इसके साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट काम करता है वो कौन करता है? मेल गैमेटोफाइट का होता है, मेल गैमेट का होता है, वो किस में होता है? न्यूक्लियस में। तो वो इसके साथ सरकता है। अब ये क्या क्या कंपोनेंट्स अपन इसको डील करेंगे, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये दोनों लेयर्स आपको क्लियर है। इन दोनों लेयर्स के बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन की आउटर सरफेस पर एक स्टिकी ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है। इस स्टिकी ऑयली लेयर को कहते हैं पॉलन किट। क्या कहा जाता है? पॉलन किट। याद रखना, यूनिक नेम है, इस पे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आज आने के चांसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। बहुत यूनिक टॉपिक है इसलिए। क्या है? ऑयली लेयर। इसे क्या कहते हैं? पॉलन किट। पॉलन किट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये कलर देती है पॉलन ग्रेन को। नॉर्मली पॉलन ग्रेन कैसा होता है? राउंड होता है, सर्कुलर होता है, छोटे साइज का होता है और येलो कलर होता है मोस्ट कॉमनली येलो कलर का होता है, सॉरी फॉर दैट, मोस्ट कॉमनली येलो कलर का होता है। और भी और कलर्स में मिलता है, काफ़ी वेराइटी है, बट मोस्ट कॉमनली मैं आपको बता रही हूँ। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? पॉलन किट। ये जो ऑयली स्टिकी लेयर है, ओडोर, स्पेसिफिक ओडोर, कुछ प्लांट्स में आप देखते हो उसके पॉलन ग्रेन को उनमें कुछ अलग स्मेल आती है ना, हर फ्लावर की अपनी एक अलग फ्रेग्रेंस होती है, उस स्पेसिफिक ओडोर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्योंकि ये ऑयली मैटर है तो सीधी समझने वाली बात है कि चिपचिपापन होगा, तो स्टिकीनेस होता है। अब ये बनती कहाँ से? कौन बना रहा है इस लेयर को? जैसे ये पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो इस ऑयली लेयर को कौन बना रहा है? ये ऑयली लेयर सिंथेसाइज होती है किसके थ्रू? टेपिटम के थ्रू। टेपिटम में अपन ने पढ़ा था कि ये ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी पॉलन ग्रेन बनाने में हेल्प करता है। तो इस लेयर के फॉर्मेशन के लिए भी डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है?
एपिटर्म रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इन चीज़ों की वजह से इसके कुछ फंक्शंस बनते हैं, उस पर डील करते हैं। तो पहला क्या, कलर और ओडोर की वजह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इसका फंक्शन का, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट दैट आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। जो भी मीडियम या जो भी फैक्टर पॉलिनेशन करवाए उसको पॉलिनेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है तो अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में पॉलिनेटर लिखा है। सेकंड क्या, इसकी जो स्टिकीनेस होती है, ये जो स्टिकीनेस है इसमें, इस स्टिकीनेस की वजह से पॉलन ग्रेन्स के लिए इजी हो जाता है इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक करना। वरना अगर ये ड्राई पाउडरी सब्सटेंस होती तो ये इंसेक्ट की बॉडी पर कुछ देर के लिए ठहर जाते, पर जैसे ही वो रैंडम अपना क्या बोलते हैं फ्लाइंग मूवमेंट शो करता तो उसका वो सारे जो ड्राई पाउडरी सब्सटेंस होता पॉलन ग्रेन का वो फ्लो अप हो जाता। इस स्टिकीनेस के वजह से ये इंसेक्ट्स की बॉडी पर अटैच रहता है। और लास्ट इसका फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन करता है पॉलन ग्रेन की यूवी रेज से। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन सन्स के थ्रू आती है उनसे उसका प्रोटेक्शन करता है। तो ये बेसिकली था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। फॉर्म कैसे होता है इन द सेंस ये क्या हेल्पफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो क्योंकि फॉर्मेशन की स्टेप है, तो फॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन समझाया था, वहाँ पे फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया होगा इस स्ट्रक्चर में। एनर्जी रिक्वायरमेंट के बाद में फूड रिक्वायरमेंट है, जिससे एनर्जी बनेगी और फिर ग्रोथ आगे कैरी अप करेगी। तो क्या होगा, फूड स्टोरेज पार्टिकल्स। उनमें क्या क्या आता है, लिक्विड स्टोरेज के लिए वैक्यूल और कुछ फैट बॉडीज प्रेजेंट होगी। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कंटिन्यू होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट क्या है, राइबोसोम्स होंगे और ER, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कुछ 4-5 स्ट्रक्चर्स है जो इसके डेवलपमेंट प्रोसेस में भी होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था वैसे इसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनके लिए इससे रिलेटेड जो प्रोटीन इन्फॉर्मेशन होगी उसका RNA होगा, उससे प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, और फिर उसको वर्क में लाने वाली स्ट्रक्चर्स। इसको हम डिटेल में अभी डील करते हैं। पॉलन ग्रेन्स एक और काम करते हैं, एक और फैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। उस फैक्टर को क्या कहते हैं, एलर्जेन। ये कैसे बिहेव करते हैं, एलर्जेन की तरह बिहेव करते हैं। अब ये एलर्जेन क्या होता है, एलर्जेन वो फैक्टर्स होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसलिए मैंने आपको अलग से मेंशन कर रखा है कि एलर्जी कॉज करते हैं, इसलिए इसे एलर्जेन कहा जाता है। अब ये एलर्जेन की तरह बिहेव कैसे करते हैं। ह्यूमंस में बहुत ही कॉमन एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन्स के द्वारा। पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है कि इनको जैसे ही थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर यानी नमी मिलती है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये जर्मिनेट तो होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन नॉस्ट्रल्स में यानी नोज एरिया में, नेसल एरिया में क्या होता है, इचीनेस और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इस इन्फ्लेमेशन के कारण ही एलर्जी होती है। कुछ लोगों को ये एलर्जी माइनर होती है और कुछ लोगों को ये मेजर प्रॉब्लम इफेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से ये इफेक्ट करता है। अब ये पॉलन ग्रेन में और एक्टिविटीज़ क्या होती है, यानी इसका जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन, उसको ये कैसे कैरी ऑन करता है उसको देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये पहले डिवाइड हो जाता है 2 और न्यूक्लियस में। किसमें, 2 और न्यूक्लियस में, जिसमें पहला होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो होता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए मैंने बिग लिख रखा है, और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो साइज़ में स्मॉल होता है। अब जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने चारों ओर एक सेप्टम बना लेते हैं। सेप्टम यानी अब न्यूक्लियस बना है तो ये अपने आसपास अपना सेलुलर स्ट्रक्चर भी तो बनाएंगे, तो इनका साइटोप्लाज्म क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। वो डिवीजन के लिए क्या हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट है मतलब प्लांट सेल है तो इसमें सेप्टम क्रिएट होगा। तो सेप्टम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये 2 सेल्स बन जाती है। अब ये जो 2 सेल्स बन जाती है उनमें भी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है ना वो साइज़ में बड़ी होती है और जर्मिनेटिव सेल्स साइज़ में छोटी होती है। क्योंकि जर्मिनेटिव सेल्स में क्या होता है, सिर्फ अपना इम्पॉर्टेंट DNA होता है, यानी न्यूक्लियस होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड होना होता है, जो क्या बनाता है, 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस स्टेज, किसमें, 2 सेल स्टेज में। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है, इस 2 सेल स्टेज में, यानी जब ये पॉलन ग्रेन डिवाइड हो जाता है 2 और सेल्स में, किसमें, एक वेजिटेटिव एक जर्मिनेटिव सेल में।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे मैंने आपको 2 न्यूक्लियस बना के दिखा रखे हैं। तो ये ऊपर वाला न्यूक्लियस है वेजिटेटिव, और ये जो है ये जो है वो जर्मिनेटिव है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? 2 सेल स्टेज। इसमें सेप्टम क्लियरली बना नहीं है, पर जब ये स्टेज बन जाती है तब जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो मोस्टली फर्टिलाइजेशन कब होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब कैरी ऑन होती है? तब जब ये पॉलन ग्रेन का वो 2 सेल स्टेज में हो। ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता है? आरएनए, प्रोटीन, ये सब होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। पर जैसे ये डिवाइड होता है तो ये प्रोसेस कब होगी? जब ये स्टिग्मा पर प्रेजेंट है तो उस समय तो कंटिन्यूस ग्रोथ की प्रोसेस है, तो उस समय क्या हो जाता है? वैक्यूल डिसअपियर होने लग जाता है। क्यों होता है? डिसअपियर क्यों हो रहा है भाई? ये ऐसे होता है कि इस वैक्यूल के अंदर जो भी स्टोर्ड फूड मैटर था वो फटाफट यूटिलाइज होते जा रहा है। तो ये अब जो बाकी की स्ट्रक्चर थी वो खत्म हो रही है। जैसे आपके पास एक बैग है फूड का भरा हुआ है ना, खाने से भर के आप एक बैग लेके आए हो स्कूल में अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए। जैसे ही आपने वो आपके फ्रेंड्स ने वो देखा तो उसमें से सामान निकलता गया और लास्ट में वो बैग कैसा हो गया? खाली। तो सेम एक्टिविटी होने लग जाती है। खाली होने के बाद ऑर्गेनल का कोई काम तो होता नहीं है, तो उसकी वॉल भी डीजनरेट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि वैक्यूल डीजनरेट हो जाता है। और जैसे ही ये जर्मिनेटिव सेल को पूरा हेल्प कर देता है, मैं आपको बताऊंगी क्या करने में हेल्प करता है, पूरा हेल्प कर देता है, तो उसके बाद ये सेल भी डीजनरेट हो जाती है, यानी वेजिटेटिव सेल अब खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब जर्मिनेटिव सेल की बात करते हैं कि ये कब हेल्प करती है, वो हम उस प्रोसेस में देखेंगे। अब जर्मिनेटिव सेल्स की बात करते हैं। जर्मिनेटिव सेल जब डिवाइड होती है, यानी जब बनता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, उस समय ये कैसा होता है? राउंड होता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेप मेंशन कर रखा है राउंड। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरो लगा के दिखा रखा है कि लॉन्ग वर्म लाइक, यानी ये अपना शेप चेंज करेगा। डिवाइड होते ही तुरंत ही इस शेप में आता है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं दोनों न्यूक्लियस राउंड है और एक थोड़ा सा इलोंगेटेड है, पर जब ये इस शेप में आएगा, यानी यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? ये पतले और लंबे होने लग जाएंगे, लॉन्ग वर्म लाइक। वर्म कैसे होते हैं? कीड़े ऐसे, दीज आर बेसिकली वर्म लाइक ना। तो ऐसे लॉन्ग वर्म लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या करती है? क्योंकि एक न्यूक्लियस है तो एक ऐसा हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या करती है? ये स्ट्रक्चर हेल्प करती है, किस प्रोसेस में हेल्प करती है? कि जो पॉलन ट्यूब है इसके अंदर इजीली मूव हो पाएगा, है ना। एक तो राउंड चीज़ है वो इजीली मूव नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा होगा। ये मत सोचना राउंड है तो लुढ़कती हुई चली जाएगी, नो, ये एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी। ये लॉन्ग स्लेंडर हो जाएंगे जिससे ये इजीली सीधे सीधे पाइप है और वहाँ पे ये मार्कर इंसर्टेड है, तो ये इजीली फ्लो हो पाएगा रादर देन द बॉल्स, राइट। क्योंकि बॉल हो सकता है कहीं पे स्ट्रक हो जाए या वो उस फ्लो को ही रोक दे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्या होगा? इजीली मूवेबल है, इसीलिए ये लॉन्ग स्प्लेंडर शेप में चेंज हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है जर्मिनेटिव सेल अटैच टू द वॉल। अब ये अटैच टू वॉल का क्या मतलब है? जब ये डिवाइड होती है ना, तो मैंने आपको बताया था एक सेप्टम बनता है। लेट्स इमेजिन, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो लेट्स इमेजिन ये सेप्टम क्रिएट हो गया और जर्मिनेटिव सेल हमेशा छोटी है तो हम इसे जर्मिनेटिव कंसिडर करते हैं और इसे ऊपर वाली को वेजिटेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? ये इस वॉल के पास अटैच रहता है इस स्टेज में, पर जैसे ही पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है तो इस न्यूक्लियस को मूवमेंट शो करनी होती है। तो ये क्या होता है? इस वॉल से डिटैच मतलब अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? ये फ्लो करने लग जाता है। तो attached to the wall then gets separated and flattened। इस flattened शेप को क्या कहते हैं? लेंटिकुलर शेप में चेंज हो जाता है और फिर ये मूव करने लगता है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट में भी मेंशन करके रखा है कि लॉन्ग शेप हेल्प्स इन मूवमेंट इन पॉलन ट्यूब। इस लॉन्ग शेप की वजह से मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ऑल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट बट रिड्यूस साइटोप्लाज्म इज देयर, यानी ये जो जर्मिनेटिव सेल है इसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है? रिड्यूस टाइप का होता है। ओके,
अभी जो जर्मिनेटिव सेल होती है ना, इसका न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में टूट जाता है, तो ये बनाता है 2 मेल गैमेट और ये डीजनरेट होता वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है यहाँ पर। अब नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस ना पॉलन बनने के बाद डिवाइड होता है ज़्यादातर में, पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी है कि इसी स्टेज में ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये था पूरा मेल गैमेट, यानी मेल गैमेटोफाइट अपना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमने पढ़ा था गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो ये रहा कार्पेल, जिसे क्या कह सकते हैं, मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो कार्पेल क्या है, कार्पेल इज अ मॉडिफाइड लीफ, आप लोग देख सकते हैं, कार्पेल इज अ मॉडिफाइड लीफ दैट होल्ड्स ओव्यूल। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको कहा था कि फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट ही होता है, तो फ्लावर के सभी पार्ट लीफ ही होते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है क्या, मॉडिफाइड लीफ। तो कार्पेल इज अ मॉडिफाइड लीफ दैट होल्ड्स ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं बेसिकली। तो इस कार्पेल को क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोफिल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण, क्योंकि इस लीफ पर लगेगा, राइट। जैसे स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे थे, तो कार्पेल को क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण। अब इसके अंदर ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल को हम कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, और क्योंकि इसके अंदर जो एग सेल होती है वो मेगास्पोर को रिप्रेजेंट करती है, तो एग सेल होता है मेगास्पोर। तो ये जो सेंटर में एग सेल है ये हो गई मेगास्पोर, ये ओव्यूल होगा मेगास्पोरेंजियम, और कार्पेल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो हो गया मेगास्पोरोफिल। अब कार्पेल क्या होते हैं, एक फ्लावर में एक साथ होना है, जैसे सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मटर की जो फली होती है, मटर की फली सबने देखी है, लाइक ऐसी सी होती है और उस पर ऐसे 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 मटर अरेंज होते हैं। तो ये फ्रूट बेसिकली जो होता है, जो जाइगोट बनता है, इस जगह पर पहले ओव्यूल होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ इस डायग्राम में 5 ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ये 5 ओव्यूल एक साथ प्रेजेंट है ना, यानी 5 कार्पेल्स प्रेजेंट थे यहाँ पर। नो, कार्पेल एक ही प्रेजेंट था, कार्पेल के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, क्योंकि ये सारे सीड रिटन। तो कार्पेल क्या है, ये पूरा स्पेस है, राइट। अपन ने 11th में इसको बहुत अच्छे से डील किया था, आप लोगों को याद होगा, होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कार्पेल एक से ज़्यादा हो और अलग अलग अरेंज हैं, यानी एक दूसरे को इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग अरेंज है, तो उसे कहते हैं एपोकार्पस। अगर वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो उसे कहते हैं सिनकार्पस। और ये सिंगल कार्पेल वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दी। ओके, तो ये था कार्पेल बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है। अब इसका जो ओव्यूल का जो डायग्राम है हमने पहले भी स्टडी किया था, पर यहाँ पे क्योंकि हम दोबारा इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे इसका फिर से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर में जो ये सेलुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है अपनी ओव्यूल। ओव्यूल जिस जगह के अंदर होता है वो जगह कहलाती है बीजांडकाय। बीजांडकाय मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टर्म समझने में ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ओव्यूल को क्या कहते हैं, हम बीजांड कहते हैं, और बीजांडकाय क्या होती है, वो बॉडी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। जैसे अगर ये मार्कर बीजांडकाय है, तो इसके अंदर का रिफिल और निब वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, बीजांड है, क्योंकि ये इसके अंदर सिचुएटेड है। आप समझ रहे हो, जैसे ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, सेल से आपको दिख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं बीजांडकाय, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो बीजांडकाय का इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। तो न्यूसेलस और उसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। अब न्यूसेलस के ठीक अपर वाला पार्ट कहलाता है चेलेजा, यानी भाग, और ये जो न्यूसेलस है ये कवर्ड होता है 2 इंटेग्यूमेंट से, अध्यावरणों से, तो जिनको आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर इनकी एक ओपनिंग होती है, जिसे क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल, या जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब वो जगह जहाँ पर स्टॉक से ये अटैच होता है ये पूरा ओव्यूल, उसे कहते हैं हाइलम, हिंदी में इसे कहते हैं नाभिका।
अब यहाँ पे आपको एक नया नाम दिख रहा होगा, रेफे। ये रेफे क्या होता है, कई बार हाइलम नीचे से स्वोलन यानी फुला हुआ होता है, उस फुली हुई स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेफे। अब ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल की सेल से आप वैसे तो आइडेंटिफाइड है ही, पर मैं दोबारा बता देती हूँ। सेंटर में जो डाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यानी सेंटर में जो ये 2n स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं मिडिल न्यूक्लियस। क्योंकि ये सेंट्रल में है तो इसे सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर ये जो बड़ी सी सेल है ये कहलाती है एग सेल, जो कैसी होती है, अपनी एन टाइप की हैप्लॉइड होगी ना। इसके पास में 2 सिनर्जिड होती है, एग सेल और सिनर्जिड को साथ में हम एग पैरेटस बोलते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट पोल पर, ऑपोजिट साइड में 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है। इस तरह से मैंने आपको ओव्यूल का कॉम्पोजिशन क्या बताया था, 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। अब ओव्यूल के टाइप्स होते हैं। ये टाइप कैसे होता है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बेस पे ये टाइप है। देखिए ये बहुत इजी है पर आप सबको आना चाहिए। पहला टाइप है इसका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होगा, जैसे इस बेसिकली स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे थे, ओव्यूल कैसा ऐसे मुड़ा हुआ है, ये स्टॉक का पोर्शन नीचे। ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, चेलेजा के पास ही ये स्टॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बनाया ये चेलेजा होता है, इसके ठीक नीचे ये रहा स्टॉक। तो ये होता है क्या, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नो कर्वेचर इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनेसी फैमिली। दूसरा क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल 180 डिग्री पे घूम जाता है। अब कोई चीज़ ऐसे इसका 180 डिग्री सीधा नीचे होता है ना। जैसे ये हाथ है, अगर ये ओव्यूल था तो ये यहाँ पे चेलेजा बनता है ना, और इसके ठीक यहाँ पे, तो ये सिंपल पोजीशन है स्ट्रेट खड़े होने की। अगर इसका मैं 180 डिग्री लूँ तो ये पूरा लुढ़क जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसी तरह एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल आप देख सकते हैं, ये जो अपन कॉमन एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया और चेलेजा के ठीक ऑपोजिट साइड पे क्या आ गया, हाइलम आ गया। इसका एग्जाम्पल है हेलियंथस प्लांट। ज़्यादातर प्लांट्स में यही टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है। इसके बाद है कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, ये कर्वेचर शो करता है, ये झुकाव को समझो। अगर मेरा पाम ओव्यूल है तो ये इस तरह कर्व हो गया, ये जो झुकाव आया है इस कर्वेचर के कारण हम इसे क्या कहते हैं, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये किस में मिलता है, लेग्यूमिनेसी। ये देखिए आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो सेंटर में ये जो ओव्यूल था ना, ये मैं आपको डार्क कर देती हूँ, ये पोर्शन पूरा। अब ये ओव्यूल देखो कैसे उल्टा यू जैसा हो गया और मुड़ गया है, तो ये कर्वेचर क्या कहलाता है, कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी फैमिली। इसके बाद जो अगला टाइप है ओव्यूल का, वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम है इसका। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में होता है कि अगर ये ओव्यूल है, इफ दिस इज ओव्यूल, तो ये ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल आप इमेजिन कर सकते हो, 90 डिग्री एंगल पे मुड़ जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल पे मुड़ तो जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर हो तो जाएगी, पर इसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ऐसा पूरा यू नहीं बनाएगा, उल्टा सी जैसा बना लेगा। ओके, तो ये ट्रिक्स होती है इसको समझने की। आप इसकी शेप को रिकॉग्नाइज कर लोगे ना तो आपको ये नाम इजीली याद हो जाएंगे। कैसा, उल्टा सी बना लेगा और बाकी की स्ट्रक्चर ऐसे 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल है ब्यूटोमेसी फैमिली। क्या, ब्यूटोमेसी फैमिली। कैसा है ये, एम्फीट्रोपस। अब एम्फीट्रोपस के बाद अगला एग्जाम्पल है हेमी एम्फीट्रोपस। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो ये आधा ही रह गया, अब यहाँ पे मुड़ेगा नहीं। जैसे एम्फीट्रोपस में हमने देखा था उल्टे सी जैसा मूव कर रहा था, राइट, वो मूवमेंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम सीधा यही है और ये चले जाके ठीक 90 डिग्री पर आपको ये हाइलम मिल जाएगा। एग्जाम्पल है रेनिनकुलेसी फैमिली। लास्ट टाइप का जो ओव्यूल है वो है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल पूरा 360 डिग्री पे घूम जाता है। ये देखिए ओव्यूल का हाइलम और चलेजा यहाँ है और ये पूरा ऐसे हो गया। तो ये अगर 0 डिग्री था तो ये पूरा ऐसे घूम गया, तो ये हो गया 360 डिग्री का रोटेशन। जैसे धागे से कोई चीज़ लटकी है और वो पूरी ऐसे उल्टी रोटेट हो गई, वापस उसी तरफ उसने मुँह कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल है कैक्टेसी फैमिली। तो ये था ओव्यूल, इसके टाइप्स और बेसिक कार्पल क्या होता है।
वो